अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो पीरियोडिक टेबल जो होता है वो क्या होता है, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो होती है क्या होती हैं। तो पीरियोडिक टेबल जो होता है ये एक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, मुख्तलिफ ग्रुप्स और पीरियड्स में, ताकि एलिमेंट्स को अच्छे तरीके से हम स्टडी कर सकें। और पीरियोडिक टेबल जो है इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, और ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ को एक ख़ास इंटरवल के बाद क्या कर रही हैं, रिपीट कर रही होती हैं। तो इस रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। यानी ये जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, रिपीट होती है ख़ास इंटरवल के बाद। तो इस रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ को हम नाम देते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं कि चैप्टर ख़त्म करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि यहाँ के जो आपको पॉइंट्स दिए हुए आप इसके आंसर दे सकें। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हमें क्या बताया गया है, कहते हैं इन प्रीवियस ग्रेड्स, पिछले जो आपकी क्लासेज है उसमें आप लोगों ने यू हैव लर्नड, आप लोग सीख चुके हैं कि एलिमेंट्स और उसकी क्लासिफिकेशन किस बेसिस के ऊपर, मेटल एंड नॉन मेटल के बेसिस के ऊपर एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन आप देख चुके हैं। इसके साथ साथ हम मुख्तलिफ बेसिस के ऊपर एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं, जैसे ग्रुप्स और पीरियड वाइज हम क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ब्लॉक वाइज यानी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ठीक है, तो उस बेसिस के ऊपर एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है वो मुख्तलिफ बेसिस के ऊपर हो सकती है, ठीक है। तो कहते हैं यूजिंग दैट नॉलेज, यानी इस नॉलेज को हम यूज़ करते हुए वी विल स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स। हम तमाम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन को देखेंगे एंड विल डिस्कस देयर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, और क्या करेंगे, इसकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को हिस्ट्री बताई गई है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है, ठीक है। तो कहते हैं स्टार्ट से लेके जब से ये फॉर एग्जांपल इंसान जो है उन्होंने डिस्कवरी जो है स्टार्ट की हैं, तब से लेके 1800 तक कहते हैं सिर्फ 34 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे, ठीक है। और कहते हैं 1870 तक ये जो नंबर था ये डबल हो गया। फिर 1974 में ये जो नंबर था एलिमेंट्स का वो कितना हो गया, 105 हो गया। इस तरह प्रेजेंटली अगर हम देखें तो वो कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं हमारे पास, 118 एलिमेंट जो हैं वो मौजूद हैं। और 118 में 92 जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली अकरिंग है, वो कुदरती तौर पर हमें मिले हैं, और बाकी जितने भी हैं उसको लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर किया गया है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है कि पहले एलिमेंट्स कम थे, फिर वक्त के साथ साथ एलिमेंट्स की जो डिस्कवरी थी वो बढ़ती गई, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्या कहा, कहते हैं इनिशियली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर लिमिटेड सो दैट इट वाज इजी फॉर केमिस्ट टू स्टडी दीज एलिमेंट्स इंडिविजुअली। पहले एलिमेंट्स कम थे तो साइंसदानों के लिए इन एलिमेंट्स को स्टडी करना आसान था, यानी इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर सबको स्टडी करना, सबको मुताला करना आसान था, सबके रिएक्शन को स्टडी करना, सबकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को जानना जो है उसके बारे में स्टडी करना लोगों के लिए आसान था। लेकिन जैसे जैसे कहते हैं नंबर बढ़ता गया तो ये जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ये ज़्यादा हो गए। तो अब साइंसदानों के लिए मुश्किल हो गया कि इन तमाम एलिमेंट्स को एक वक्त में स्टडी किया जा सके, क्योंकि अब वो इनसे ज़्यादा टाइम ले रहे थे, ठीक है। तो साइंसदानों ने कहा कि अब कोई एक ऐसी अरेंजमेंट होनी चाहिए इन एलिमेंट्स की कि जिसके ज़रिए से हम क्या किया जा सके, इन एलिमेंट्स को ईजिली स्टडी किया जा सके और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम एफर्ट के साथ कम टाइम में हम हासिल कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, तो आप लोगों का आंसर यहाँ पे क्या होगा, ताकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम टाइम में हासिल की जा सके। एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन इसलिए की गई। तो ये क्लासिफिकेशन ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हम देखते हैं ना हमारे पास एलिमेंट्स हैं, तो इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो ज़रूरी क्यों है, यहाँ पे आपको एक बात बताई गई है। तो इसके एग्जांपल मैं आप लोगों को इस तरह से दूंगी, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास थोड़ी सी बुक्स हैं, एक रूम में आप लोगों ने रखी हुई हैं, तो आप लोगों से कोई कहते हैं कि केमिस्ट्री की बुक जो कि आपने रखी हुई है वो उठा के ले आएँ, तो आप उठा के ले आओगे, ठीक है। अपने बैग में से आपसे कोई बुक मांग लेके अपने बैग में से केमिस्ट्री की बुक उठा लें तो आप वहाँ से आराम से उठा लोगे। लेकिन अगर एक रूम जो है उसके अंदर बहुत सारी बुक्स हैं, जिसमें आपकी केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो, मुख्तलिफ तरह की जो बुक्स हैं आपके पास मौजूद उस कमरे के अंदर, तो आप क्या करते हैं, आपसे कहा जाता है कि केमिस्ट्री की बुक जो है उठा के ले आएँ। तो वो सारी बुक्स मिक्सअप पड़ी हुई, तो आपने क्या करना है, वो बुक आप ढूंढोगे कि वो बुक मैंने कहाँ है, तो एक बुक उठाओगे, दूसरी, तीसरी, इस तरह से वो बुक उठाओगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। इसी तरह अगर आप उन बुक्स को अलग अलग सेट कर लें कि केमिस्ट्री की बुक्स जो हैं उसको एक अलग कबर्ड में रख लें, इस तरह बायो की अलग, फ़िज़िक्स की अलग, इंग्लिश की अलग, उर्दू की अलग, इस्लामियात की अलग, इस तरह हर एक जो सब्जेक्ट उसकी जो बुक्स हैं उनको अलग अलग कबर्ड में सेट कर लें। अब अगर कोई आपसे बोलें कि इस केमिस्ट्री की बुक या फिर फिज़िक्स की बुक उठा के ले आएँ, तो फिर आप इजीली उसी कबर्ड के पास जाओगे और वहाँ से ये बुक उठा लोगे। बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है कि जब एलिमेंट्स को एक ख़ास क्लासीफाई किया जाता है, एक ख़ास तरीके से अरेंज किया जाए, तो वो इसलिए अरेंज किया जाता है कि ईज़िली जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ से हम ईज़िली इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकें, कम टाइम में, बिना टाइम ज़ाय किए हम थोड़े टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकें।
तो इसमें कहते हैं ज़्यादा साइंटिस्ट ने क्या किया है, जैसे लिवॉइजर है, न्यूलैंड है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, कोशिश की कि एलिमेंट्स को सिस्टमेटिकली खास तरीके से क्या किया जा सके, अरेंज किया जा सके। तो इसने इतने में कहते हैं कि जो मोस्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन दी थी वो किसने दी थी, वो मेंडलीव, एक रशियन केमिस्ट है मेंडलीव, 1869 में वो हमें क्लासिफिकेशन देता है, ठीक है। और वो इन एलिमेंट्स को किस बेसिस के ऊपर अरेंज करते हैं, एटॉमिक मासेस के बेसिस के ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज करता है। या आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि मेंडलीव ने एलिमेंट को किस बेसिस के ऊपर अरेंज किया था, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि एटॉमिक मासेस के बेसिस के ऊपर उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गई। अब आप लोग के पास आते हैं सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस। इसमें यहाँ पर आप लोगों से क्या चीज़ मांगी गई है वो अब हम देखेंगे, या आप लोगों को क्या दिया हुआ है इसके बारे में हम जानेंगे। अब हम बात करेंगे सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस। सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस में यहाँ पे आपको क्या बताया हुआ है, कहते थे डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल स्टार्टेड इन 1800। जो पीरियोडिक टेबल की जो डेवलपमेंट थी वो कब स्टार्ट हुई थी, 1800 में स्टार्ट हुई थी। मुख्तलिफ साइंटिस्ट मुख्तलिफ अदवार में उन्होंने कोशिश की कि एलिमेंट्स को क्या किया जा सके, क्लासीफाई किया जा सके वेरियस बेसिस के ऊपर। तो पहले जो क्लासिफिकेशन थी वो किस बेसिस के ऊपर थी, मेटल और नॉन मेटल के बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन थी। इस तरह इन्हीं साइंसदानों में एक जो साइंसदान थे वो J.W. डोबेरिनियर भी थे। ये एक जर्मन केमिस्ट थे। वो क्या करते हैं, वो केमिकली सिमिलर यानी केमिकली जो एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं उनका एक थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। और वो इन एलिमेंट्स को किस बेसिस के ऊपर अरेंज करते हैं, एटॉमिक मासेस के बेसिस के ऊपर अरेंज करते हैं। यानी वो क्या करते हैं, केमिकली सिमिलर एलिमेंट को लेते हैं, 3 केमिकली सिमिलर एलिमेंट को लेते हैं और उसका एक ग्रुप बनाते हैं। और ये ग्रुप जो है किस बुनियाद के ऊपर, इसकी बुनियाद किस चीज़ के ऊपर होती है, वो एटॉमिक मासेस के बेसिस के ऊपर होती हैं। सो कहते हैं इन ग्रुप्स को, चूंकि उसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, इस 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को वो क्या नाम देते हैं, ट्राइएड का नाम देते हैं। अब कहते हैं इस ट्राइएड में कहते हैं द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। तो ये सबसे पहले इसको हम समझेंगे अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है। मीन का मतलब ये होता है कि जब भी हमारे पास 2 वैल्यूज़ हमें दी जाएं, ठीक है, तो उन 2 वैल्यूज़ को ना हम डिवाइड करते हैं 2 के ऊपर, तो उससे दरमियानी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है 7, ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या है, 9 है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे और इसको 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो 7 और 9 को जब प्लस करेंगे तो यहाँ से 16 आ जाएगा, 2 के ऊपर डिवाइड करें तो यहाँ से आ जाएगा 8। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की दरमियानी वैल्यू क्या है, 8 है। बिल्कुल इसी तरह डोबेरिनियर ने भी किया कि 2 वैल्यूज़ जो थी, 2 एलिमेंट्स को उन्होंने उठाया और उनके मासेस को उन्होंने प्लस किया, 2 के ऊपर डिवाइड किया, फिर जो वैल्यू हमारे पास आई वो एक एलिमेंट का मास बन गया। तो फिर उन्होंने क्या देखा, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखा, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी वैसी ही थी, तो उन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट का इस तरह के ग्रुप बनाया। और जो सबसे कम वैल्यू थी यानी एटॉमिक मास जिसका सबसे कम था उसको पहले रखा, जिसका मास सबसे ज़्यादा था उसको बाद में रखा, जैसे ये पोटाशियम उसको बाद में रखा। और जो दरमियानी वैल्यू जिसकी आ रही थी, जैसे फॉर एग्जांपल 24 सोडियम का देखा गया, तो सोडियम का मास 23 था, तो इसको यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा, यहाँ पे सोडियम उन्होंने रखा। इस तरह 3 एलिमेंट का उन्होंने एक ग्रुप बनाया और 3 एलिमेंट के ग्रुप को उन्होंने क्या नाम दिया, ट्राइएड का नाम दिया था, ठीक है। लेकिन उनकी जो क्लासिफिकेशन थी ये तमाम एलिमेंट्स के ऊपर लागू नहीं होती थी, तो तमाम एलिमेंट्स को ये क्लासीफाई नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये जो कॉन्सेप्ट ये फेल हो गया। तो कहते हैं 1864 में एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, इंग्लिश केमिस्ट हैं, जे न्यूलैंड जो है वो आते हैं और वो एटॉमिक मास के बेसिस के ऊपर एलिमेंट को अरेंज करते हैं। लेकिन यहाँ भी तो उन्होंने अरेंज किया था एटॉमिक मासेस के बेसिस के ऊपर, यहाँ भी वो करें, लेकिन उसकी अरेंजमेंट यहाँ थोड़ी मुख्तलिफ है। वो क्या करते हैं, कहते हैं ही क्लासीफाइड एलिमेंट इनटू ग्रुप्स ऑफ 7। वो क्या करते हैं, एलिमेंट्स को 7 एलिमेंट्स के ग्रुप में उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। एंड फाउंड दैट, और वो यहाँ पे क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि हर 8वां एलिमेंट, एवरी 8th एलिमेंट जो है, हर 8वां एलिमेंट क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं पहले वाले के साथ। एक सीरीज बनाता है, वो पहले एलिमेंट को स्टडी करते, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, चौथे को, जैसे वो 8वां एलिमेंट देखता है तो 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो पहले वाले की तरह सिमिलर होती हैं, तो वो लाके उसको पहले वाले के नीचे रख लेता है। इससे जब वो 8वां दूसरा स्टडी करते तो उसकी प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट वाले के आगे उसके सिमिलर हो जाती, तो वो उसको दूसरे वाले के नीचे रख लेता है। इस तरह से वो क्या करता है, वो 7 एलिमेंट के ग्रुप बनाते हैं और उसको फिर वो क्या नाम देते हैं, ऑक्टेव्स का नाम देते हैं। जैसे लिथियम की प्रॉपर्टीज सोडियम के साथ मैच कर रही हैं, इस तरह मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज बेरिलियम के साथ मैच हो रही हैं, एल्यूमिनियम की बोरॉन के साथ मैच हो रही है, क्लोरीन की फ्लोरीन के साथ मैच हो रही हैं। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जो उनकी मैच होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लिथियम और सोडियम की देखें तो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के उसमें देखें, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके साथ साथ देखें ये एक ही ये आयोनिक बॉन्ड भी बना सकते हैं, दोनों का वाटर के साथ रिएक्शन भी इनका अलग है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ पे उनकी देखी गई, तो वो उनकी सिमिलर थी, तो उसको यहाँ पे एक दूसरे के नीचे उसको रख दिया गया।
लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन थी ये इतनी सक्सेसफुल नहीं रही क्योंकि सारे एलिमेंट्स को ये क्लासीफाई नहीं कर पाया, तो इसी वजह से ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था ये फेल हो गया। अब यहाँ पे कहते हैं 1869 में दो और साइंसदान आते हैं, ठीक है, और जैसे लोथर मेयर आते हैं जर्मनी से उनका ताल्लुक होता है, डिमिट्री मेंडलीव जो है रशिया से उनका ताल्लुक होता है, और ये क्या करते हैं एलिमेंट्स को क्लासीफाई करता है एटॉमिक मासेस के बेसिस के ऊपर, लेकिन दोनों की जो अरेंजमेंट थी ना वो थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, ठीक है। कहते हैं दे फाउंड दैट वाइल अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, उन्होंने देखा कि जब यहाँ पर आप लोगों से बताते हैं कि जब एलिमेंट्स को वो क्या कर रहे थे एटॉमिक मासेस के बेसिस के ऊपर अरेंज कर रहे थे, तो कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कर रही थी, रिपीट कर रही थी खुद को एक खास इंटरवल के बाद, एक खास दौरानी के बाद ये एलिमेंट्स खुद को क्या कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे। ये क्या चीज़, उनके कुछ एलिमेंट्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज वो क्या कर रही थी, खुद को रिपीट कर रही थी। तो अलग अलग दोनों को देखेंगे। सबसे पहले लोथर मेयर को देखेंगे। लोथर मेयर जो है ये आते हैं और एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम्स एंड एटॉमिक मासेस, इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ क्या होता है, ये वो पिक्चर होती है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है कि जिसके ज़रिए से हम दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर उन्होंने क्या देखा, इस ग्राफ में ना उन्होंने वाई एक्सिस के ऊपर एटॉमिक वॉल्यूम लिया और एक्स एक्सिस के ऊपर उन्होंने एटॉमिक वेट लिया, ठीक है। तो इन दोनों यहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ वैल्यूज़ ड्रा की। तो यहाँ पे उसने क्या देखा, कहते हैं ही फाउंड दैट सिमिलर एलिमेंट ऑक्यूपाइड सिमिलर पोजीशन इन द ग्राफ, कि जो एक जैसे एलिमेंट थे उन्होंने ग्राफ में एक ही पोजीशन ऑक्यूपाई की। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ना ये ग्राफ है, ठीक है, तो जो यहाँ से फॉर एग्जांपल ये स्टार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, लिथियम आता है, फिर यहाँ पे आता है सोडियम, फिर यहाँ आते हैं पोटाशियम। तो यानी एक जैसी प्रॉपर्टीज़ रखने वाली एलिमेंट जो थी एक पोजीशन पे आ गई। इसी तरह यहाँ पे फॉर एग्जांपल आ जाता है बेरिलियम, ठीक है, फिर इस तरह यहाँ पे आ जाते हैं मैग्नीशियम, इस तरह आगे आ जाता है नेक्स्ट उसके एलिमेंट्स, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे आ जाते हैं फ्लोरीन, फिर यहाँ आ जाते हैं क्लोरीन, फिर आगे आ जाएगा ब्रोमीन। इस तरह जो सेम एलिमेंट थे उन्होंने सेम पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली, ठीक है। तो ये उनकी बात थी, उन्होंने यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला। उसके बाद देखें डिमिट्री मेंडलीव क्या करते हैं। डिमिट्री मेंडलीव क्या करते हैं, एक टेबल के फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, और उस वक्त कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, 65। कहीं पे 63 लिखा होता है, कहीं पे 65 लिखा होता है। तो 65 एलिमेंट उन्होंने ग्रुप्स और पीरियड में उसने क्या किया, अरेंज किए। और इस टेबल में उन्होंने क्या किया, खाली जगह भी छोड़ दी, ही लेफ्ट वैकेंट स्पेसेस, उन्होंने खाली जगह भी छोड़ दी उन एलिमेंट्स के लिए जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई थी और अभी उनको डिस्कवर होना था, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने खाली जगह छोड़ दी। और इसके साथ साथ ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल, यानी इस टेबल के बेसिस के ऊपर उन्होंने क्या किया, ही प्रेडिक्टेड, उन्होंने पेशन गोई की कि वो एलिमेंट्स जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुए उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरह से होंगी। अब कहते हैं मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, यानी मेंडलीव की जो क्लासिफिकेशन वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड थी, एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड थी। और हाउएवर विद द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जैसे जैसे एटम का स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ, इट बिकम्स क्लियर, ये वाज़ेह हो गया कि जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से अरेंज की जा सकते हैं एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर बनिस्बत एटॉमिक मास के, यानी एटॉमिक मास के मुकाबले में हम एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर एलिमेंट्स को ज़्यादा अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ कहते हैं इट हैड ऑल्सो बिकम नोन दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट डिपेंड अपॉन द नंबर एंड द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑफ इट्स एटम। और कहते हैं ये भी वाज़ेह हो गया, इट हैड ऑल्सो बिकम नोन, ये भी पता चल गया कि जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो ज़्यादातर डिपेंड करती किस चीज़ के ऊपर, नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि एलिमेंट जो किसी एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और किस तरह से वो अरेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर जो ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ होती है वो उनके ऊपर उसकी डिपेंड करती हैं। तो यहाँ से भी पता चला कि हम क्या कर सकते हैं, अगर एटॉमिक मासेस के मुकाबले में हम एटॉमिक नंबर के ऊपर ज़्यादा एलिमेंट्स को अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये तो हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा किस चीज़ के बारे में, जो मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ जो कंट्रीब्यूशन थी टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि पहले एलिमेंट्स को मेटल एंड नॉन मेटल के बेसिस के ऊपर अरेंज किया गया। क्यों एलिमेंट्स को अरेंज करना पड़ा, क्योंकि एलिमेंट्स की तादाद ज़्यादा होगी और लोगों को स्टडी करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही थी। तो साइंसदानों ने सोचा कि हम क्या करें, इस तरह से एक अरेंजमेंट लेकर आ जाएं, इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज कर ले कि जिससे कम टाइम में ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो इन एलिमेंट्स के बारे में हासिल की जा सके। इसके बाद हमने डोबेरिनियर के बारे में पढ़ा। डोबेरिनियर जो है एक साइंटिस्ट आते हैं और क्या करते हैं, एलिमेंट्स को इनके दो साइडों वाले एलिमेंट्स का अरिथमेटिक मीन लेते हैं, उनका मासेस का अरिथमेटिक मीन लेते हैं, दरमियान वाले का जो मास है उसके जरिए फाइंड आउट करते हैं। फिर इस तरह 3 एलिमेंट्स को वो ग्रुप बनाते हैं और 3 एलिमेंट के ग्रुप को क्या नाम देते हैं, ट्राइएड का नाम देते हैं। इस तरह न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने 7 एलिमेंट के ग्रुप बनाए। उन्होंने क्या देखा कि हर 8वां एलिमेंट जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ पहले वाली की तरह हो जाती हैं, ठीक है, की तरह वो उनकी प्रॉपर्टीज शो कर लेता है, तो वो उसके नीचे उसको रख लेता है। इस तरह उन्होंने कुछ ग्रुप्स जो हैं वो बनाए, लेकिन वो सारे एलिमेंट्स के ऊपर वो लागू नहीं हो रहे थे।
फिर दो और साइंटिस्ट आते हैं, लोथरमेयर और मेंडलीव। वो क्या करते हैं, एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के बेसिस के ऊपर अरेंज करते हैं। लोथरमेयर एक ग्राफ की सूरत में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं और ज्योमेट्री मेंडलीव क्या करते हैं, टेबल के फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों क्या करते हैं, एटॉमिक मासेस के बेसिस के ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। लेकिन जैसे जैसे एटम का स्ट्रक्चर डिस्कवर होता है तो वो देखते हैं कि एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर एलिमेंट्स को ज़्यादा अच्छे से अरेंज कर सकते हैं बनिस्बत एटॉमिक मास के। फिर इस तरह से आगे हम नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है, देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो इसमें क्या किया जाता है, वो क्लासिफिकेशन जो एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर की गई है, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।